तो ऐसा कुछ होता है कि यूनिवर्स में वो चीजें आपके लिए घटित होना शुरू हो जाती हैं। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको, और अगर ये रोलेक्स कंपनी की घड़ी का स्प्रिंग बन जाए इसमें से, तो अब कीमत को नहीं नाप सकते। नहीं। अब ये करोड़ों में जाएगी। यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि ये लोहे का टुकड़ा कितना कीमती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता कितने अमीर थे या गरीब थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पास्ट में कहाँ पर जन्म मिला है या किस सोसाइटी से आए हो। फर्क इससे पड़ता है कि इस मोमेंट पर क्या आप बाकी लाइफ के लिए एक नियंत्रण या कंट्रोल लेने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में। अगर हाँ, तो फिर शुरुआत करिए। नमस्कार, आज हमारे साथ राम वर्मा सर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। तो अपने पेन और पेपर रेडी रखेगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार राम सर। जी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे विचार से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन है, उसका जो सार है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप किन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं और क्या उन चीज़ों को जिनको आप अचीव करना चाहते हैं उनके विचार आपके पास हैं। अगर आप उन विचारों को पैदा कर लेते हैं एक इंटेंसिटी के साथ, एक तीव्रता के साथ, एक इमोशन के साथ, तो ऐसा कुछ होता है कि यूनिवर्स में वो चीज़ें आपके लिए घटित होना शुरू हो जाती हैं। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको एक प्रेरणा देता है कि आप अपने माइंड में उन छवियों को, उन इमेजेस को, उन पिक्चर्स को, उन साउंड्स को लाना शुरू करें जो आपको आपके गोल तक ले जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको प्रेरणा देता है कि आप मोटिवेटेड रहें अपने गोल को अचीव करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मोटिवेशन देता है कि आप उन संदेशों को पकड़ें जो यूनिवर्स या समाज या लोग आपको दे रहे होंगे जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यह भी प्रेरणा देता है कि चीजें अगर आपके पक्ष में नहीं चल रही हैं तो उन्हें अपने पक्ष में कैसे करें, या फिर जब आप टूटकर गिरने वाले हों तो भी आप कैसे खड़े हो जाएं। वाह सर, लोगों के दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है। कोई वो बोल रहा है विजन बोर्ड बनाओ या अलग अलग तरीके बता रहे हैं, आप बताइए। देखिए, जो मिसकॉन्सेप्शन है उन लोगों के माइंड में नहीं था, हम ट्रेनर्स ने उनको भर दिया है। अच्छा। और क्योंकि हम पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, हम ये कहने लगते हैं कि मान लेते हैं मैं किसी भी चीज को पाना चाहूं तो मैं ये कह दूं आई एम अट्रैक्टिंग दिस थिंग, आई एम अट्रैक्टिंग दिस थिंग। ये मात्र एक शब्द बनकर रह जाते हैं और इन शब्दों को आपका यूनिवर्स नहीं सुनता है। ये इन शब्दों को जरूरी नहीं कि आपकी जो गाइडिंग फोर्सेस हैं वो सुन रही हो। तो यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर मैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करूंगा तो मैं उसे कर सकता हूं, और वो सिंपली ये होगा कि मैं ये रिचुअल कर लूं कि मैं इस चीज को अट्रैक्ट करना हूं। यहाँ पर ये मिसकॉन्सेप्शन है। और मिसकॉन्सेप्शन जितना भी वो है वो मैं ये मानता हूं कि बेसिकली वह जानकारी की कमी है कि इसे कैसे, ये क्या है, इसकी कमी है। दूसरा, इसे कैसे शुरुआत करें, इसकी कमी है। और इसी मिसकॉन्सेप्शन को या इस कमी को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए फेवर में काम नहीं करता। और जब वो काम नहीं करता हमारे फेवर में तो फिर हम चिल्लाते हैं, देखो ये बेकार की चीज है, फेक है, या ये काम नहीं करती। सही बात तो ये है कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है मटेरियल के रूप में, आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, आपके सामने एक माइक है, पेन है, पेपर्स हैं, शर्ट है, ठीक है ना, कैमरेज हैं चारों तरफ जी। याद रखिएगा, ये ऐसे ही नहीं बन गए। ये किसी के दिमाग में एक विचार आया था और उस विचार की कोई इंटेंसिटी रही थी। चाहे उस आदमी बनाने वाले की इंटेंसिटी ये रही थी कि भाई इससे मुझे पैसा कमाना है, नाम बनाना है, बड़ा बिजनेस करना है, पूरी दुनिया में इस कैमरे को बेचना है। वो जो इंटेंशन थी, वो जो इंटेंसिटी थी उस विचार की, उसने इस कैमरे को बना दिया है। इसका मतलब है कि ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर कई बार लोग कहेंगे कि लक्ष्य और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल अलग अलग है। नहीं, यानी कि जब आपके पास इतना खूबसूरत लक्ष्य हो कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो पॉजिटिव चीजें हैं, तो आप आकर्षण के नियम को लागू कर देते हैं। वह गोल आपको अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन कई बार हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मैं कुछ ना करूं और अचानक मेरी लाइफ में कोई इवेंट आ जाएगी और वो इवेंट मुझे अरबपति खरबपति बनाकर चली जाएगी। वो हो सकता है कि 10-20 करोड़ लोगों में से वो एक किसी के पास आ जाए कि भाई आप जा रहे थे कि अचानक आपको करोड़ों रुपए पड़े हुए मिल गए। लेकिन वो 10 करोड़ या 1 करोड़ लोगों में से अगर एक आदमी के साथ ऐसी चीज हो रही है तो उसे कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कह सकते। वह एक रूल नहीं बनेगा। गड़बड़ ये होगी कि यहाँ पर कुछ लोग या कुछ ट्रेनर्स ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतने पैसे कमा लिए जी। लेकिन वो बस एक ही कॉन्टेक्स्ट आप या एक ही फ्रेम आपको देते हैं कि मैंने ये किया था, ठीक है ना। और फिर वो कहता है कि ऐसे 10,000 लोगों ने किया है तो लेकिन वो एक आदमी के साथ ही ऐसा हुआ है, तो उसे हम कभी रूल नहीं बना सकते। रूल वो होता है कि जब किसी चीज को करने से 100 में से कम 90 लोग उस सफलता को पा रहे हो तो हम उसको रूल बनाएंगे।
लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग ऐसा रूल नहीं बना कर देते हैं, जबकि एक रूल बन सकता है। इसलिए इस मिसकॉन्सेप्शन को समझना भी होगा और उसे ठीक करना भी हर आदमी को चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि हर आम आदमी के पास वो कैपेबिलिटीज है, वो सारी क्षमताएं हैं कि वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। बढ़िया सर। सर आपने 2-3 बार इंटेंसिटी बढ़ाने की बात की, तो कृपा करके उस इंटेंसिटी के बारे में बताइए और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे शुरुआत करें, प्लीज उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब है कि मान लेते हैं आपने किसी चीज की चाहत रखी जी। और उस चाहत को पूरा करने के लिए आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन आया कि आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, छोड़ो यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि आपके पास उस चीज को पाने की इंटेंसिटी की कमी है, तीव्रता की कमी है। इसलिए आप इस चीज तक पहुंचकर भी कई बार इस चीज को नहीं पा सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगले कदम पर वो चीज हो, पर आपने तो अपना मोटिवेशन ही खत्म कर दिया। तो जो आपके पास मोटिवेशन की इंटेंसिटी है उसे इस तरह से समझिए कि एक माँ है, मान लेते हैं, उसके गोद में एक बच्चा है, उसका पैर में कहीं कट लगा हुआ है और खून बह रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है। अब इस माँ से आप कहिए, और माँ किसी डॉक्टर की तलाश में है, किसी दवाई की तलाश में है, वो चाहती है कि उसका बच्चा हील्ड हो जाए। यस। अब उस माँ से कहिए कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इस बच्चे के पैर से खून बहने दो, जाने दो इसको, तड़पने दो इसको, चलो तुम 1 लाख रुपए ले लो। क्या वो माँ मान जाएगी? नहीं। 10 लाख रुपए में मान जाएगी? सही बात, तो वो 1 करोड़ रुपए में भी नहीं मानेगी। नहीं। अगर उसके अंदर मातृत्व है तो, यानी कि वो सचमुच में एक माता है, तो माता की पूरी क्वालिफिकेशन को वो पूरा कर रही है, तो वो 10 लाख या 1 करोड़ में भी नहीं मानेगी। जी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि इस बच्चे को ठीक करने के बाद जो उसे एक भावना मिलेगी, जो एक संतोष मिलेगा, जो एक इमोशन मिलेगी, वह नॉन रिप्लेसेबल है। यानी कि उसे 10 करोड़ रुपए भी रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस दिन आप अपने लक्ष्यों के लिए, जिस दिन आप अपने आउटकम के लिए, जिस दिन आप अपनी मंजिल डेस्टिनेशन के लिए उस इंटेंसिटी को पैदा कर दें कि जिसको पाकर आपको जो आनंद आएगा उसे कोई भी चीज रिप्लेस ना करे, तो उस दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पहली बार क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर उसको कोई भी रिप्लेस कर रहा है, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी हो सकता है या छोटा सा कोई और भी पुरस्कार हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप उस बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपका जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि मान लेते हैं आप अमीर बन जाएंगे, तो आप क्या चीज पाएंगे उससे? वो कहता है कि खुशी पाऊंगा। मैंने कहा वो तो शाम को आप 2 पैग लगाकर भी पा सकते हो। बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? अगर आपके पास पैसा आ गया, वो कहता है कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, और अभी नहीं कर पा रहे, तो कहता अभी भी कोई दुख नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इमोशन आपके पास है, दोनों की दोनों, वो नॉन रिप्लेसेबल नहीं है, वो रिप्लेसेबल है। जब आपके पास इमोशन ही रिप्लेसेबल हो गई, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कोई डायरेक्शन नहीं ले पाएगा कि उसे जाना कहां है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी आपके फोकस को कंट्रोल करता है जब उसके पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि उसके पास जो एक सिस्टम है जो आपके पूरी सेंसेस को फोकस करता है, उसके पास वो इमोशन नहीं है, तो वो नहीं करेगा। इमोशन है तो कर देगा। शुरुआत कैसे करें, शायद ये दूसरा सवाल था आपका। जी। कहां से शुरू करें? जी। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना शुरू करें, बल्कि आप अपने आप को बड़ा करें। याद रखिएगा, यह बीइंग पर काम करने के लिए पहला बना है। सबसे पहले आप एक चीज को समझिएगा कि यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। करेक्ट। आप उस जगह पर जरूर पहुंचेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं, और बिलोंगिंग आती है आपकी आइडेंटिटी से कि आप कौन हैं। मान लेते हैं मैं हजारों करोड़ रुपए कमा भी लूं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो बैकग्राउंड है गांव की, वो मुझे रोक देगी। वो कहेगी यार क्या करेगा इतने का, इतने पैसे आएंगे तो कोई किडनैप नहीं कर लेगा तुझे, या फिर तुझे जब करोड़ों रुपए आएंगे तो करोड़पतियों में बैठना पड़ेगा, उनके रूल्स अलग हैं, उनके जीने के तरीके अलग हैं, वो तो रिश्वत भी देते हैं, वो तो लोगों को नौकरी से भी निकालते हैं, वो तो बड़े निर्दयी होते हैं। हो गया ना? तो ये पुराने नैरेटिव्स अगर मुझे दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उस 1000 करोड़ के लिए अपने आप को डिजर्व नहीं करते हो पाता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला काम है कि आप जिस गोल को पूरा करना चाहते हैं, पहले उस आइडेंटिटी को गेन करने की कोशिश करें, उस सेल्फ इमेज को बनाने की कोशिश करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं तब अमीरी के लक्षणों को जीऊंगा। यह बिल्कुल उल्टा कर दिया है आपने। जिम रोन का एक सेंटेंस है कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे दे तो जल्दी से मिलियनर माइंडसेट के साथ जीना शुरू करो, वरना ये 4 महीने से 1 साल के अंदर ये पैसे जो हैं आप बर्बाद कर देंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको बड़ी सफलता मिल जाती है, ठीक है ना, या लॉटरी लग जाती है, या उनको कहीं से किसी और के नाम का पैसा मिल जाता है कि भाई ये उत्तराधिकारी हो गया इसका, और आप इसको पैसा मिल गया, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। मेरे ही ऐसे कई जानने वाले थे जिनको एक बड़ा पैसा मिला,
और ऐसा लगा कि ये आप कितने बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ एक दशकों में नहीं, कुछ एक सालों के बाद वो पूरी तरह से कंगाल थे। ओह! जहां से वो चले थे बिल्कुल वहीं पर खड़े थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा नहीं किया। उनके पास आई हुई सफलता, उनके पास आया हुआ धन बेसिकली उनके लिए बर्डनसम का एक बड़ा ट्रिगर बन चुका था। यानी कि वो बोझिल महसूस कर रहे थे उस बड़े पैसे के साथ। तो पहला काम जब आप करें तो अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। सेल्फ इमेज को बड़ा करने का तरीका यह है कि अगर आप अपने आप को अपने ही मानस पटल पर बहुत छोटी इमेज के साथ देखते हैं या आपकी अपनी इमेज ही नहीं है वहां पर, तो उसे बनाना शुरू करें। एनएलपी इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। चाहे आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं या किसी बड़े पैसे को लेना चाहते हैं, किसी नए गोल को पूरा करना चाहते हैं या किसी नई हॉबी को सीखना चाहते हैं, कि नहीं किसी नई सोसाइटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जब तक आप प्रेजेंट की सेल्फ इमेज को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। अगर मेरी प्रेजेंट सेल्फ इमेज बहुत भले आदमी की है तो मैं किसी का मर्डर करते हुए या किडनैप करते हुए 100 बार सोचूंगा और कम से कम मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने प्रेजेंट की इमेज को नहीं छोड़ पा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे किसी का कत्ल करना है, किसी का मर्डर करना है, किसी को किडनैप करना है, तो मुझे अपनी सेल्फ इमेज को पीछे छोड़कर एक मर्डर की सेल्फ इमेज को बनाना होगा। बिल्कुल वैसे ही मुझे दूसरी जगह करना होगा। अगर मैं बीमार हूं और मुझे अपनी बीमारियों को ठीक करना है, तो मुझे उस गोल को अगर अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी बीमार की सेल्फ इमेज को हटाना होगा, जो लोग नहीं समझते। अगर आपकी इमेज ही बीमार आदमी की है तो डॉक्टर कितनी गोली आपको खिलाएगा, राम वर्मा कितनी आपको एनएलपी कराएगा। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा अगर पिछले 30 सालों में एक वर्ड को यूज करता हूं तो वो है सेल्फ इमेज। यानी कि पहले आप इस सेल्फ इमेज को छोड़िए, जो आपकी गरीबी की सेल्फ इमेज है, जो आपकी अनहेल्दी होने की सेल्फ इमेज है, जो आपकी मिजरेबल होने की सेल्फ इमेज है, जो अगर आप कह रहे हैं कि मैं किसी अच्छे आदमी को अट्रैक्ट करना चाहता हूं, लेकिन अभी तो आप अकेलेपन में जी रहे हैं, तो ऐसा अकेलेपन की सेल्फ इमेज को अगर नहीं छोड़ेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर भी तो आप अकेलेपन की सेल्फ इमेज के साथ हैं। यानी कि आपके चारों तरफ भीड़ होगी पर आप अकेलेपन के शिकार रहेंगे। यानी कि कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। कहने का मतलब है कि पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना है। जहां से शुरुआत करनी है एक आम आदमी को, उसे सबसे पहले ये ढूंढना होगा, उस इमोशन को ढूंढना होगा कि अगर मुझे किसी गोल को पूरा करना है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कोई पैसा है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कोई सक्सेस की डेस्टिनेशन है, तो मुझे वो कौन सी इमोशंस हैं जो नॉन रिप्लेसेबल है वहां तक जाने के लिए। अच्छा, अगर वो रिप्लेसेबल है तो फिर आप नहीं जाएंगे। अगर वो रिप्लेसेबल ही हो गया तो फिर वो आपका उसमें इंटरेस्ट ही कितना रहा। मैं किसी की तलाश में निकला हूं कि यार वह आदमी मेरा सोलमेट बन जाए, और वो अभी नखरे उठा रहा है, मान लेते हैं, लेकिन उसकी तलाश में जो मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूं और मुझे उससे अच्छा एक दूसरा आदमी मिल गया और उसने मुझे वही भाव दे दिए और मेरी वो इमोशन इधर शिफ्ट हो गई, तो मैं उसे कैसे पाऊंगा। बिल्कुल समझ गए मेरी बात। लेकिन ये एक चीज मां तो नहीं कर सकती। नहीं, गॉट माई पॉइंट, कि वह उस इमोशन को रिप्लेस कर दे किसी और पैसे से या किसी और चीज से, कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल याद रखिएगा, जिस दिन आप इस इंटेंसिटी के साथ जीते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो ब्रेन का पार्ट है वह एक नए तरीके से प्रोग्राम हो जाता है और वो आपकी आंखों को, कानों को, आपकी फीलिंग्स को इस तरह से डायरेक्शन देता है कि आपके पास हजारों चीज देखने के लिए होंगी, हजारों बातें सुनने के लिए होंगी, हजारों फीलिंग्स फील करने के लिए होंगी। आप उन्हीं चीजों को देखना शुरू कर देंगे जो आपके गोल से कनेक्टेड होगी। आप उन्हीं फीलिंग के साथ जिएंगे जो गोल से कनेक्टेड होंगी। कई बार हो सकता है कि आप ड्रिंक करते हो, लेकिन एक गोल बनने के बाद फिर शाम हो गई है, अचानक किसी ने कहा ड्रिंक करोगे, लेकिन आपका माइंड मना कर देगा। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि एक आईसीयू में मान लेते हैं आपके घर का कोई पेशेंट पड़ा है, डॉक्टर आपसे कहता है कि मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूं, मुझे ये इंजेक्शन चाहिए, सिर्फ मेरे पास 20 मिनट है, और आप जानते हैं कि इंजेक्शन लाने के लिए मुझे तो 20 मिनट तो जाने में लग जाएंगे। अब बताइए, आप पूरी ताकत से जो भागेंगे या एफर्ट करेंगे या आप लेजी रहेंगे? पूरी ताकत से भागेंगे, पूरी ताकत से करेंगे ना। इसका मतलब, और रास्ते में मान लेते हैं कि जब मैं जा रहा हूं दवाई लेने, इंजेक्शन लेने, उस समय मुझे कोई बड़ा हीरो मिल जाता है, हीरोइन मिल जाती है, कोई बड़ा क्रिकेटर मिल जाता है, क्या मैं उसके साथ सेल्फी लूंगा या पहले दवाई लेकर आऊंगा? पहले दवाई। समझ गया ना मेरी बात? जी। क्योंकि एक इमोशन मेरे पास है कि इसको बचाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन, मुझे जो सिक्योरिटी, मुझे जो एक इमोशन मिलेगी वह इन चीजों से नहीं मिलेगी। समझ गए? लेकिन अगर ये रिप्लेसेबल है तो फिर मैं कहां अटक जाऊंगा? कोई मेरे साथ लड़ रहा है तो मैं उससे लड़ने लगूंगा, कोई ऑटोग्राफ दे रहा है तो ऑटोग्राफ दे दूंगा, मैं डॉक्टर से भी बहाना कर सकता हूं, साहब इतनी देर में कहां होगा, क्योंकि मेरे उस आदमी के साथ बचाने की कोई इमोशन वैल्यू नहीं रखती है। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, जब भी आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा कारण होना चाहिए जो नॉन रिप्लेसेबल है। इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आप लागू करें आपसे, और वो ज्यादा नहीं है, एंड जी सडनली आप पाएंगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। जी, वो पॉइंट्स के बारे में बताएंगे सर? पहली चीज है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, ओके। खालीपन का नियम। हम्म। यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको खालीपन के नियम को समझना होगा। हम्म। फिजिक्स में एक रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। ये किसी किताब में यूजुअली आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं एक बार पढ़ रहा था 9th या 10th क्लास में, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ठीक है ना, और वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। हम्म। तो उन्होंने ये सेंटेंस जब बोला कि एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है, ठीक है ना, तो मैंने कहा सर नहीं, दो रह सकती हैं। वो उन्होंने कहा मान लेते इस चेयर पर तुम बैठे हो, हम्म। तो दूसरा आदमी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ जगह है, लेकिन हम्म। जितनी जगह पर तुम बैठे हो वो स्पेस तुमने ले लिया है, बिल्कुल। उस जगह पर कोई और नहीं आ सकता। तब मैं समझा था। हम्म। मैंने कहा सर ये फिजिक्स में क्या है, ये तो सभी जगह लागू होता है। हम्म। एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके ओरा में, आपके सबकॉन्शियस में या आपकी लाइफ में कोई विशेष चीज आए, तो उसकी जगह आपके पास है या नहीं है? अगर उसकी जगह ही नहीं तो रखोगे कहां, कहाँ और रखें? यूनिवर्स देगा कहां? हम्म। इसीलिए एक रूल है यूनिवर्स का, द यूनिवर्स हेट्स द एम्प्टीनेस। ओ। यूनिवर्स हमेशा हम्म। खालीपन को हेट करता है, वो उसे भर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स किस चीज को भरे, तो पहले आप खाली करें। हम्म। खाली करने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हृदय में जो इमोशन आनी चाहिए थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने क्या कहा, इमोशनल इंटेंसिटी, हम्म। पर इमोशन कहां होती है? दे आर इन योर हार्ट। हाँ। पर हो सकता है कि हार्ट में आपके रिवेंज भरा पड़ा हो, हाँ। लोगों के लिए रंजिशें भरी पड़ी हो, अपने लिए भरी पड़ी हो। एक कहावत पढ़ रहा था मैं कि पीपल आर वर्किंग हार्ड टू गेट सिक एंड डेथ। लोग मरने के लिए और बीमार पड़ने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हेट करते हैं। मान लेते हैं सेल्फ हेट की यहाँ पर फीलिंग पड़ी है, तो यहाँ पर अबंडेंस की फीलिंग कहाँ जाएगी? क्योंकि एक जगह पर एक ही वस्तु रह सकती है। बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पर रंजिश भरी पड़ी है तो फॉरगिवनेस तो है नहीं। हम्म। अगर यहाँ पर स्कारसिटी भरी पड़ी है, कमी भरी पड़ी है, तो यहाँ दिक्कत तो आएगी नहीं। अगर यहाँ पर शिकायतें भरी पड़ी है तो ग्रेटिट्यूड तो आएगा नहीं। आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं, अलग रह सकती हैं। हाँ। मैं एनएलपी में भी एक ही बात पढ़ाता हूं, तो एक एक मोमेंट पर एक ही स्टेट रहेगी। या हम्म। तो आप किसी से हेट कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं। जब प्यार कर रहे हैं तो उस मोमेंट पर हेट खत्म हो गई, हेट हम्म। वाली इमेजेस अब नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप हेट कर रहे हैं तो इस समय प्यार नहीं कर रहे। जब आपको कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहा है। हाँ। तो जब आप, पहली चीज है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। हम्म। तो सब लॉ ऑफ एम्प्टीनेस में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके पास इमोशनल वुंड्स भरे पड़े हैं बचपन के, हम्म। उन्हें हटाइए। बेकार के बिलीफ पड़े हैं आपके पास, जहां पर आपको बताया गया है कि आम आदमी इतना ही कर सकता है, तुमसे ये नहीं होगा, हम्म। तुम ये नहीं कर पाओगे, बीमारियां ठीक नहीं होती, पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है, ठीक है ना। और ये नैरेटिव्स इतने स्ट्रांग हैं कि इन बिलीफ्स ने आपके पैसे के बिलीफ की जगह ले ली है। जब तक ये रहेंगे वो नहीं रहेंगे। हम्म। अगर पैसा आ भी गया तो आप इसे बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए अनवांटेड है, क्योंकि इसके पास, इसे रखने की आपके पास जगह नहीं है। आपकी बिल्कुल। वैल्यूज डिफरेंट हैं। अगर आपके पास व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, हम्म। ये इसी यही क्लियर नहीं है, और आपके लिए जगह भरी पड़ी है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टाइम पास, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गप्पेबाजी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है समय को बिताना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पुराने यार दोस्त, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये बेकार की मूवी देखना और बेकार के सीरियल देखना। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है गोल्स? बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहला है रूल ऑफ एम्प्टीनेस। जब आप इस एम्प्टीनेस के बाद लाएं तो दूसरे रूल को अप्लाई करना शुरू करें। वो कौन सा? दूसरा रूल है, हम्म। वो है रूल ऑफ रेडिएशन। ओ। रूल ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसे रेडिएट करना शुरू करो। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या मैं पैसा बांटना शुरू करूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है। पर आप पैसे के बिलीफ तो बांट सकते हैं। अच्छा। यानी कि आप मिजरेबल ना रहें, यह भी तो एक बहुत बड़ी कला है। हम्म। ये मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया था, जब मैं एक बुरे वक्त से गुजर रहा था, बार बार ये वक्त आया। उसने कहा कभी भी मिजरीज को रेडिएट मत करना, हम्म। मिजरीज को रेडिएट मत किया करो, क्योंकि यही फिर आपके पास आएगी। जब भी आप किसी से मिलें तो एकदम से कहें कि और कैसा चल रहा है, लग रहे हो आज तो बड़े बड़े खुश हो। लोगों से कहो अरे यू लुक वेरी हेल्दी। कई बार लोग आपको, मुझे मेरे पार्टिसिपेंट मिलते हैं, राम सर बढ़िया नहीं चल रहा है काम, तो अक्सर आपने भी देखा होगा, तुम मेरे साथ रहते हो, मैं कंधे पे हाथ मारता हूं, अरे यार तो करोड़ रुपए कमाने जा रहा हूं इस साल, ठीक है ना। तो मैं हमेशा उसको उसके पैटर्न को ब्रेक करता हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि उसका भला हो जाए, इसलिए कि मेरे बिलीफ कहीं कमजोर ना पड़ जाए।
अच्छा। सो रेडिएट व्हाट यू वांट टू गेट। अगर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं तो हेल्थ के बिलीफ को रेडिएट करें। अगर आप डिलाइटफुलनेस चाहते हैं तो मिजरीज को कभी रेडिएट ना करें, डिलाइटफुलनेस को रेडिएट करें। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो मोटिवेशन को रेडिएट करें अपने से, लोगों को मोटिवेट करें, उस रेडिएशन को दें अपने ओरा से, यानी कि आपके कंधे ठीक ठाक रहें। जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोगों के लिए कुछ करें, छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक जगह एक सिटी में गया और एक लेडी खड़ी है छोटी सी एक ठेला लगाए हुए, एंड शी बिकेम माई फैन, ठीक है ना। जैसे ही मैंने उसे 2-4 बार बातें करी, उसको रेडिएट की अच्छी इंफॉर्मेशन, एंड शी थॉट दैट आई एम द पर्सन ऑफ हर फैमिली। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसे रेडिएट करना शुरू करें, इससे आपके बिलीफ स्ट्रांग होंगे, इससे आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आपके फोकस को बनाता है वो स्ट्रांग होगा। ये दूसरी चीज है, इसे आप कर सकते हैं बगैर पैसे के। बिल्कुल। अब तीसरी चीज है, वो है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। अच्छा। और ये विजुअलाइजेशन है कि जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं उनको विजुअलाइज करें इंटेंसिटी के साथ, फीलिंग्स के साथ, कि मानो वो तुम्हें मिल रही है। और इतनी बार देखें, इस तरह से देखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ग्लैंड्स को, और आपकी ग्लैंड्स आपके सेल को, और सेल आपके जीन को, डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो इनर पार्ट है, उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ विजुअलाइज किया, वो यूजलेस है जब तक कि उसकी फीलिंग नहीं बनेगी। अच्छा। क्योंकि पहला रूल है, फीलिंग इज द रियल लर्निंग फॉर योर जीन। अगर फीलिंग नहीं आएगी तो आपका जेनेटिक चेंज नहीं होगा। इसलिए उसको फील करना है कि अगर वो तुम्हें मिल रही है, वो चीजें जो तुम चाहते हो, तो व्हाट फीलिंग्स यू आर एंजॉयिंग। और इन फीलिंग को यूज करते हुए आप तीन चीजों को जरूर समझेंगे कि आपको तीन चीजों से बाहर जाना है। इस शरीर से बाहर जाना है, समय से बाहर जाना है, और एनवायरमेंट से बाहर जाना है। अच्छा। शरीर से बाहर जाने का मतलब ये है कि जब आप उस विजुअलाइजेशन को कर रहे हो, वो गाइडेड होना चाहिए, फैंटेसी की तरह नहीं। यानी कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं किस जीवन को जी रहा हूं, किस तरह से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, किस तरह से मैं अपने परिवार को बढ़िया बना रहा हूं, कैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूं, किस तरह से मैं मस्ती ले रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं और अपनी लाइफ को बढ़िया बना रहा हूं, किस तरह की मैं किताबें पढ़ रहा हूं। जब आप इनमें खो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मेरा शरीर कहां पर है। बिल्कुल। यानी कि आप उस समय शरीर की एंग्जाइटी को, उसकी प्रेजेंस को भूल चुके हैं, आपको ये नहीं पता आपका हाथ कहां है। इस समय समझ लीजिएगा कि बॉडी पूरी तरह से इस मोमेंट को जी रही है। बॉडी का मतलब है आपका सेल का मतलब है आपका डीएनए, जीन और माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकलती है, जिससे हम दौड़ लगा देते हैं, वह अब आप इस काम के लिए प्रोग्राम हो रही है। दूसरी चीज है समय। आप भूल जाएं जब इस विजुअलाइजेशन को कर रहे हो कि कितना समय बीत चुका है। और तीसरा है वातावरण। भूल जाएं कि आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप कहां पर हैं, कितना समय बीत चुका है, इस वातावरण में कहां आवाजें आ रही हैं, कौन क्या कह रहा है। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आप पहली बार इस विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने गोल्स को, अपने माइंड को बता देंगे कि मैं इन गोल्स को पूरा कर चुका हूं। और माइंड बेसिकली एक ऐसा हमारे पास यंत्र है जिसे विजुअलाइजेशन और रियलिटी में कोई फर्क करना नहीं आता। वह विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन को भी रियल ही मानता है। और जैसे ही आपका माइंड किसी विजुअलाइजेशन को रियल मान लेता है, आपकी बॉडी भी उसे रियल मान लेती है। आपके सामने जैसे ही आपका मनपसंद खाना ना भी आए और मैं कहूं कि सोचो, तो मुंह में पानी आ गया, बॉडी ने ये वाटर भी रिलीज कर दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पीछे कोबरा है, तो इस समय बेचैनी भी शुरू हो गई। भले ही अभी कोबरा नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कह दूं कि डिटेल बना करके वो आना शुरू हो गया है, तो अब कहेंगे कि सर डराओ मत, यानी कि योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग। तो जब भी आपके गोल्स, यानी कि जब भी आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका आउटकम है, वह आपकी बॉडी को हिलाना शुरू कर दे, तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम है लॉ ऑफ एक्शन। अच्छा। जैसे ही आप इस तीसरे एक्शन को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर इस एक्शन को लेने की एक एनर्जी शुरू हो चुकी है। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज होगी, इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट भी दे देता हूं, या इसी में इंक्लूड कर देता हूं, वो है लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। अच्छा। सिंक्रोनिसिटी का मीनिंग होता है कि जब आप इस गहराई विजुअलाइजेशन के या इस गहरे विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, तो यूनिवर्स से ऐसा कुछ होता है कि मानो आपको सिग्नल मिल रहे हैं। अच्छा। वो ऐसे होता है कि आप हजारों चीजों को देख रहे हैं, लेकिन एक ही चीज पर आपकी निगाह क्यों टिकेगी? क्योंकि आपने अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को
ट्रेंड कर दिया है, जो आपकी सारी सेंसेस को गाइड करता है। जैसे गाड़ी लेना होता है तो वही वही गाड़ी दिखाई देती है। ठीक है ना। आप किसी ड्रेस को फाइनल सेलेक्ट करते हैं तो अचानक लगता है तो यार ये भी पहने खड़ा है। समझ गए मेरी बात? हाँ। बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब आपके उसी फोकस को उसी जगह पर ले जा रहा है। यह एक मेडिकल सच है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये कोई दूसरे वर्ल्ड की टेक्निक है। नहीं, ये तो मेडिकल साइंस ने माना है कि आपके पास हजारों ट्रिगर हैं, हजारों चीजें देखने के लिए हैं। मान लेते हैं मैंने एक अच्छा गोल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और मुझे लग रहा है कि मैं इस गोल को पूरा करूंगा क्योंकि मैं इसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है। मान लेते हैं कोई वाली बात है कि मुझे किसी की जान बचानी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और मैं इसमें फ्रस्ट्रेशन या मैं होपलेसनेस का शिकार हो ही नहीं सकता, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहें। ठीक है ना। और अचानक मुझे एक आइडिया आ जाएगा, यार ये एक मेडिकल स्टोर वहां भी है। आ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही तब होगा। मान लेते हैं आप किसी एक्शन को लेने के लिए जा रहे हैं और अचानक आपको वहां बड़ा फेलियर मिला और आप एकदम से कह रहे यार मेरा तो दिल टूट गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, माइंड कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें, कहां मिला मुझे मेरा ये सब कुछ। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ कि आप चौंक गए कि आपके बगल से कोई आदमी गुजरा और उसकी टी शर्ट पे लिखा था व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर ए पर्पस। जो कुछ भी होता है किसी उद्देश्य के लिए होता है। या फिर दूसरा टी शर्ट वाला गुजरा, उसकी टी शर्ट पे लिखा था द बैंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। तो ये किसने दिया आपको? ये आदमी तो पहले भी गुजर रहा था। ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने कहा है कि कोई बात नहीं, ये एक्शन फेल हो गया है, बट आपका फोकस क्या है? इस गोल को पूरा करना। ये एंड ऑफ द रोड नहीं है, ये बैंड इन द रोड है। बस चली गई, कार आने वाली है। वही कहता हूं ना मैं कई बार कि व्हेन द इफ यू हैव मिस्ड द बस द कार इज कमिंग, डोंट क्राई। वंडरफुल। तो ये है। तो आप इन चीजों को समझना शुरू करें। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि जब आपको संदेश मिल रहे हो, इस समय ये संदेश बेसिकली पहले भी यही थे, इस समय आप फोकस्ड रीजन के साथ, फोकस्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं अपने गोल के साथ। इनको आप पढ़िए और एक्शन लेना शुरू करिए। कई बार लोग कहते हैं कि एक्शन मुझे लेने की क्या जरूरत है, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर दिया है, तो ये चीजें अपने आप आनी चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। एक्शन को बेसिकली लॉ ऑफ रिसीविंग कहते हैं। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है कि सब चीजें तो पूरी आपकी तरफ चल पड़ी हैं, पर अब आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। और लॉ ऑफ रिसीविंग है कि नाउ एक्ट। और एक्ट करते हुए 2-3 चीजों को आपको करना है कि जब भी आप एक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपके मनचाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। उन रिजल्ट को स्टडी करिए, ठीक है ना। और जहां पर भी आपको लगे कि वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए थे, तो यहां पर आपके पास दूसरी चीज है सेंसरी एक्विटी। सेंसरी एक्विटी का मतलब है कि आपकी सेंसेस को पता होना चाहिए कि मैं इस समय गलत रास्ते पर या गलत तरीकों को लागू कर रहा हूं। अच्छा। आपकी सेंसेस की एक्यूरेटनेस ऐसी होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बदलने की, कि मैं इसे बदल देता हूं अपने अप्रोच को, अपने तरीकों को, और फिर आप एक नया रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। अपनी इमोशन को अपने पास रखते हैं कि ये तो मेरे लिए जरूरी है, ठीक है ना। उस माँ की तरह कि जिसके पास इस इमोशन को रिप्लेस करने वाली कोई इमोशन नहीं है, उसको तो ठीक करना ही करना है बच्चे को। बस इतना सा काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे आपने जो भी पॉइंट्स बताए, मतलब ये पहली बार सुने गए ऐसे लग रहा है इस दुनिया में। और दूसरी बात पूछना चाहूंगा सर कि अक्सर मैं कई सारे करोड़पतियों को सुना हूँ कि वो पर्टिकुलर 300-400 करोड़ पर आने के बाद रुक जाते हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा कि वो उनको चेंज कर सकता है? उनकी नई सेल्फ इमेज बनवानी पड़ेगी। अच्छा। आपने कहा था कि भाई मैं किसी तरह से इस बेकार की झुग्गी झोपड़ी से निकल जाऊं, एक बार मुझे 2 BHK मिल जाए। तो जब 2 BHK मिल गया तो आपने यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर लिया है। लेकिन हर सेलिब्रेशन को एंजॉय किया जाता है, वहां से निकलना भी होता है। लेकिन अगर आपने उसी जगह को फाइनल कर दिया तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। याद रखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़कर हमें एक नई डेस्टिनेशन को लेना होता है। हर वक्त याद रखिएगा, झुग्गी झोपड़ी से एक आदमी निकला है, उसने 2 BHK बना लिया, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो उसका गोल यही था कि मैं झुग्गी झोपड़ी से निकलकर 2 BHK तक चला जाऊं, तो उसके पास यही सेल्फ इमेज थी, और वो पूरी भी हो गई। ठीक है ना। लेकिन अगर उसे अब 5 BHK तक जाना है तो एक नई सेल्फ इमेज को लेना होगा, नई बिलोंगिंग क्रिएट करनी होगी, नए रीजन्स ढूंढने होंगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और एक बात कही जाती है कि इन लव एंड लाइफ आइदर यू ग्रो और यू डिके। जीवन और प्यार में या तो आप सड़ते हैं
या फिर बढ़ते हैं। बढ़ते। ठीक है ना। तो कई बार आप देखेंगे कि जितनी आपकी सेल्फ इमेज होगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। सेल्फ इमेज ही आपको पीछे ले जाएगी। 21st सेंचुरी का एक रूल है, ठीक है ना, वो ये है कि योर पर्सोना, योर पर्सनालिटी, जो इंटरनल वर्ल्ड में भी है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेम एंड मनी। जो आपका व्यक्तित्व है वह समानुपाती है कि आपके पास धन कितना आएगा और आप कितने फेमस होंगे। इसका मतलब है कि अगर धन बढ़ाना चाहते हैं और अपनी फेम को बढ़ाना चाहते हैं तो हर रोज आप अपनी सेल्फ इमेज को, आप अपनी वर्दीनेस को, आप अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने गोल्स को, अपने पर्पज को भी अपडेट करते रहें। नहीं तो पुराने कंप्यूटर अब नहीं चलते। 286, 386, 486 शायद नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा, जिन्हें हम चलाया करते थे। और अपडेट करते हुए हम विंडो पर आ चुके हैं। करेक्ट कहा सर। सर और एक सवाल है यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या मारता है, मतलब लोगों को ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाता? दो चीज, खुद का डाउट, हाँ, डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज कह सकते हैं, बेकार के बिलीफ कह सकते हैं, और दूसरा तरीके ना जानना। मैं बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोगों को सुन चुका हूं। मैं धीरे से उनसे पूछता हूं, आप क्या क्वांटम फिजिक्स के बारे में बता सकते हैं? ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है? कैसे एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वह मटेरियल में कैसे बदलता है? और ऑब्जर्वर इफेक्ट से, जिसको हम किसी और में पूरा का पूरा एक एपिसोड बना सकते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट अगर हमारे दर्शक कहेंगे तो हम जरूर बनाएंगे। ठीक है ना। यानी कि उनको ये जानकारी ही नहीं है कि 2021 या 22 में जिस चीज के ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुका है कि हमारी सोच कैसे एक एनर्जी को मटेरियल में तब्दील करती है, वह ऑब्जर्व इफेक्ट क्या है। यंग स्लिट डबल स्लिट फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, कैसे हमारा एनर्जी कोलैप्स होती है मटेरियल में, हमें इसका ही नहीं पता। और हम बस रैंडमली कर रहे हैं, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। भाई इसमें तो तुम्हारा ये तो तुम तोते बन के रह गए हो। इससे तो बढ़िया है कि ट्रेंड तोतों को ले आओ, जिनको ये सिखा दो, वो आपके घर में सारे दिन यही कहते रहेंगे। इससे नहीं बात बनेगी। अगर आपका बीपी 120/80 नहीं है, वो 190 चला गया, तो आप 5-7 बार कहने से हो जाएगा क्या कि माई बीपी इज 120/80? नहीं होगा ना। नहीं। तो फिर बाकी चीजें कैसी हो जाएंगी, जबकि बीपी तो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। लो प्रोडक्शन तो बाहर भी है काफी कुछ। बिकॉज वो काम यहां नहीं करता है। वो काम ये करता है कि आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है, दृष्टा प्रभाव क्या है। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसमें समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं आप अपनी कार में एक हाईवे पर जा रहे हैं, और आपको सड़क पर एक लोहे का टुकड़ा पड़ा मिलता है। मान लेते हैं वो 1 किलो का है, जंग लगा पड़ा है, ऐसे ही कोई बेकार का पड़ा है। क्या आप अपनी मर्सिडीज रोक कर उसको उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि आपकी निगाहों में उस टुकड़े की कीमत 0 है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कीमती है। वहां से आ जाए एक कबाड़ उठाने वाला बच्चा जा रहा है, वो इसमें क्या देखेगा कि ये 2 रुपए का बिक जाएगा, यस और नो? बिल्कुल। तो उसका दृष्टा भाव कितने का है? कीमती है, 2 रुपए का है। वो लेकर कहाँ जाएगा? जो एक बड़ा कबाड़ी है, स्क्रैप का काम करता, कबाड़ का काम करता है, वो इसे देखेगा और वो कहेगा मैं इसके 5 रुपए दूंगा, क्योंकि वो इसकी कीमत कितनी देगा? 5 रुपए। उसका प्रभाव कितना है? 5 रुपए। सोचने का उसका तरीका कितना है? 5 रुपए। अच्छा, यहां से वो स्क्रैप वाला आएगा जो कोई फैक्ट्री में सप्लाई करता है, ये जो फैक्ट्री चलाता है आयरन की, वो कहेगा यार 1 किलो है, वो इसके कितने पैसे देगा? 20 रुपए दे देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है? 20 रुपया। उसका वो लोहा बना दिया उसने, एक बढ़िया सरिया बना दिया, एंगल आयरन बना दी, जो बिल्डिंग में काम आएगी। अब खरीदने वाला है, मुझे एक मकान बनाना है, मुझे ये लोहा चाहिए, ये सरिया चाहिए, मैं क्या भाव लूंगा? 110 रुपए किलो। मेरा तरफ का भाव क्या है? 110 रुपए। वह 4 लोगों ने अब तक देखा है, चारों लोगों ने इसको डिफरेंट एंगल से देखा है। समझ गए मेरी बात? अब अगला सवाल सुनता हूं। अगला सवाल या अगला स्टेटमेंट ये है कि ये एक लोहे का टुकड़ा है, इसे एक चाकू बनाने वाला जो किचन का चाकू बनाता है, जो 1 किलो में से 25-30 चाकू निकाल लेगा, वो के उसका प्रभाव, दृष्टा प्रभाव कितने तक चला जाएगा? वो 30 चाकू कितने के बेच देगा? अगर एक 30 रुपए का बिके तो वो 900 का कर देगा। लेकिन अगर ये किसी कंपनी का, ये कार का एक पार्ट बन जाए, कार्बोरेटर या किसी इंजन का पार्ट बन जाए, तो अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? हजारों लाखों में। और अगर ये रोलेक्स कंपनी की घड़ी का स्प्रिंग बन जाए इसमें से, तो अब कीमत को नहीं नाप सकते, नहीं। अब ये करोड़ों में जाएगी, यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि ये लोहे का टुकड़ा कितना कीमती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन है, आपका दृष्टा भाव क्या है। किसी भी अपॉर्चुनिटी में आप
एक बड़ी क्राइसिस भी देख सकते हैं और किसी बड़ी क्राइसिस में आप एक अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। यह आपका दृष्टा भाव है। एक बीमारी आपके लिए एक संदेश लाकर आपको एक नया जीवन दे सकती है और ये वही बीमारी आपको अगले 6 महीने में मार सकती है। यह आपका दृष्टा प्रभाव है। करेक्ट। एक रिलेशनशिप आपको मिजरेबल कर सकती है और वही रिलेशनशिप आपको एक दार्शनिक बना सकती है। यह आपका दृष्टा भाव है। और इस भाव को समझने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स को समझना होगा, जिसे हम किसी और पॉडकास्ट में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया सर, आपने तो आंखें खोल दी आज। कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और बिलीफ स्ट्रांग हो जाए मैनिफेस्टेशन के लिए? मैं एक ही बात कहूंगा कि सबकी लाइफ में हो रहा है। सबकी लाइफ में हो रहा है। जो भी उनके पास लाइफ आ रही है उसमें से 99% के तो जिम्मेदार हैं, जानते हैं। 1% के वो लक के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ देता हूं, मैं मान लेता हूं। लेकिन 1% में जहां पर लक पर छोड़ा है उसके पास भी, उनके पास ताकत है कि अपने एटीट्यूड को बदलकर उस सिचुएशन को नए तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, हर आदमी से मैं यही कहूंगा कि कई बार आप किसी को फोन करने के लिए फोन की तरफ जाते हैं, अचानक उसकी मिस्ड कॉल वहीं मिलती है। यस और नो? यस। इसका मतलब है यह कोइंसिडेंस नहीं है। यह होता तो 1-2 के साथ होता, ये सबके साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि आप वैचारिक रूप से एक ऊर्जा के साथ बंधे हुए हैं, जहां पर आप दूसरे के माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। और ये ऊर्जा जब आप क्वांटम फिजिक्स में समझेंगे, यह वही ऊर्जा है जो रॉ मटेरियल है पूरे यूनिवर्स का, जिसको हम मिरेकल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है ना? आप इसके साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। बस कुछ चीजों को छोड़िए, अपने पुराने बिलीफ को छोड़कर आइए। जितने भी बिलीफ आपके पास हैं वो सारे इस दुनिया ने दिए हैं, उनमें से कोई भी सच नहीं है। सही बात तो ये है, जो सच वाले बिलीफ हैं उस पर आपकी कोई लड़ाई नहीं है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पानी से प्यास बुझती है, ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए। ये सबके लिए ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके बिलीफ है, ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये तुम्हें बताई गई है। तुम्हारा नहीं था ये जानकारी। ये यूनिवर्सल जानकारी नहीं है। पैसा बीमारी लाता है, ये पैसा कभी आसान नहीं है कमाना। ठीक है ना? रिश्ते जी का जंजाल है, पैसे से बुराइयां आती हैं। ठीक है ना? जिंदगी बड़ी खराब है, लोग बड़े कातिल हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। इन बिलीफ्स में से उन बिलीफ्स को रखिए जो आपको सिक्योर तो करें, पर उन बिलीफ्स को मत रखिए जो आपको मिजरेबल बना रहे हो। अपनी वैल्यूज को देखिएगा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपनी प्राथमिकताओं को बनाना शुरू करें और उनको इमेजिन करें कि आप उनको पूरा कर रहे हैं, उनके रिवार्ड्स को जी रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता कितने अमीर थे या गरीब थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी स्कूलिंग कहां हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पास्ट में कहां पर जन्म मिला है या किस सोसाइटी से आए हो। फर्क इससे पड़ता है कि इस मोमेंट पर क्या आप बाकी लाइफ के लिए एक नियंत्रण या कंट्रोल लेने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में। अगर हाँ, तो फिर शुरुआत करिए, एंड यू डिजर्व इट। याद रखिएगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, इसे बहाना बनाकर खराब मत करें। धन्यवाद राम सर, आज जीवन सफल हो गया। दर्शकों ने भी बहुत सारे पॉइंट्स बनाए होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के लिए आपने जो भी हमको पॉइंट्स बताए, इस पर जरूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।